यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट आते हैं। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, एक सेल से बने यूकैरियोट्स को प्रोटिस्ट कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सब प्रोटिस्ट हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है, प्रोटिस्ट हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, फंजाई, ये सब आते हैं यूकैरियोट्स में। 4 प्रोकैरियोट्स, उनको अलग कर दो, बाकी सब यूकैरियोट्स। कौन कौन से 4 प्रोकैरियोट्स? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। इसके अलावा जितने भी बचे सब यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स में 2 तरह के यूनिसेल्यूलर वाले हैं। यूनिसेल्यूलर वाले प्रोटिस्ट कहलाते हैं। प्लांट्स, एनिमल, फंजाई ये मल्टी सेल्यूलर है। अब जरा देखो, अब ये कह रहा है दे हैव एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल में ढेर सारे, एक्सटेंसिव मतलब बहुत से, अत्यधिक, बहुत सारे, बहुत अधिक, यूकैरियोटिक सेल में बहुत अधिक कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कमरे होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे कमरे पाए जाते हैं। ये कमरे हैं क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्गी बॉडी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हैं? ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए कमरे हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल में ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको हम लोग कंपार्टमेंट्स कहते हैं। तो एक बार सवाल आया, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म normally occurred in eukaryotic cell. Extensive compartmentalization of cytoplasm is found in, ढेर सारे साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कमरे कहां पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। ये कमरे हैं क्या? ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल से, ये छोटे छोटे कमरे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे कमरे हैं, गोल्गी बॉडी, ईआर, सब छोटे छोटे कमरे हैं, मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। प्रोकैरियोट्स में ये कुछ नहीं होता, कोई इस तरह के कमरे नहीं होते। दे हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, बढ़िया सा, स्पष्ट, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, एकदम बढ़िया से नजर आ रहा है न्यूक्लियस है। विद अ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। They have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. यूकैरियोटिक सेल के जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला, वो काफी जटिल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है फ्लैजेला, ये काफी जटिल होते हैं। काफी, प्रोकैरियोट का बहुत सिंपल होता है फ्लैजेला, यूकैरियोट का फ्लैजेला काफी जटिल होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पतले पतले और धागे होते हैं। फ्लैजेला धागे जैसा है और इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है, वो सब आगे सिखाएंगे। तुम सिंपल इतना ध्यान रखो, तो जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है यूकैरियोट्स के अंदर, वो काफी जटिल होते हैं। यूकैरियोट का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है क्या? यूकैरियोट के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर उसके फ्लैजेला है। यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला और सीलिया होते हैं। पैरामीशियम में सीलिया है, यूग्लिना में फ्लैजेला है कि नहीं है? सब यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर काफी जटिल होते हैं। इनके फ्लैजेला के अंदर काफी जटिल संरचना होती है, बहुत सारे पतले पतले धागे होते हैं इसके अंदर, एक फ्लैजेला के अंदर, ये आगे हम सिखाएंगे। और इनके पास साइटोस्केलेटन भी होता है। इनके साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं। अभी हम आगे इनके बारे में और बताना। प्रोटीन के फिलामेंट्स मिल करके बनाते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन यूकैरियोट्स में तो होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इनके नाम हम आगे बताएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, ये सब होते हैं। ये सेल का स्केलेटन बनाते हैं। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में स्केलेटन होता है, प्रोटीन के फिलामेंट से बना है।
माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इनसे बना है, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। जो प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। किसमें? द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और डीएनए किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम के अंदर रहता है। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। इतना याद करो पहले। यूकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं? प्रोटिस्ट यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, ये सब आते हैं। इनके पास एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ढेर सारे छोटे छोटे कमरे पाए जाते हैं। ये कमरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, ये ढेर सारे होते हैं छोटे छोटे कमरे। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। इनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप भी है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जैसे फ्लैजेला काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं यूकैरियोट्स में, और इनमें साइटोस्केलेटन भी होता है। ये लिख लेना, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। किसी भी बैक्टीरिया में साइटोस्केलेटन नहीं होता। नो साइटोस्केलेटन इन प्रोकैरियोट्स, लिख लेना कहीं पर, नो साइटोस्केलेटन इन प्रोकैरियोट्स। इसी में आगे लिख लेना, जगह तो है थोड़ी सी। नो साइटोस्केलेटन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल इनका डीएनए है, जो क्रोमोसोम के अंदर रहता है। अब देखो, प्लांट ये सेल है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। चलो देखते हैं दोनों में क्या खास बात है। चार चीजें ऐसी हैं जो प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल में कभी नहीं होती। इधर देखो, सिर्फ चार ही को अंडरलाइन करना, बाकी सब कॉमन है। कौन कौन सी चार चीजें जो प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल में नहीं है? दो प्लांट सेल के बीच में होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होते। सेल जंक्शंस हो सकते हैं, टाइट जंक्शंस, एडहियरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शन, ये हो सकते हैं, लेकिन प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होते। प्लांट सेल के दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा है। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में जा सकता है इन्हीं प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए एक सेल का साइटोप्लाज्म कहां जा सकता है? दूसरे सेल में। सेल टू सेल कनेक्शंस हैं, ये क्या है? सेल टू सेल कनेक्शंस। दूसरी चीज जो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, सबसे बाहर कौन सी लेयर है? सेल वॉल हो गई। तीसरी चीज जो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है, वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग प्लास्टिड भी कहते हैं, लवक, या क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट से प्लास्टिड होते हैं प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल में नहीं होते। और चौथी चीज, और वो है वैक्यूल। प्लांट सेल की पहचान है, एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, जो सेल के 90% वॉल्यूम को घेर लेती है। 90% सेल के हिस्से को घेर लेती है। इतनी बड़ी वैक्यूल पाई जाती है प्लांट सेल में। तो अगर माइक्रोस्कोप में कोई सेल देख रहे हो, हमने कहा भैया ये बताओ कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल, तो सबसे पहले तो यही दिख जाएगी तुम्हें माइक्रोस्कोप में, इतनी बड़ी वैक्यूल। तुम तुरंत कहोगे प्लांट सेल है। सेल वॉल तो बाद में देखना, प्लाज्मोडेस्मेटा बाद में देखना, लेकिन वैक्यूल तो दिख ही रही, इतनी बड़ी है। तो प्लांट सेल की पहचान है सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, एक बहुत बड़ी वैक्यूल है जो सेल के कितने वॉल्यूम को घेरती है? 90%। चार चीजें जो प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं होती। दो चीजें जो एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं है, एक तो सेंट्रियोल है और दूसरा माइक्रोविलाई। एनिमल सेल में तुमको सेंट्रियोल नजर आती है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, और ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके चारों तरफ भी कोई दीवार नहीं होती, जैसे राइबोसोम में होता है। राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो एनिमल सेल में कौन सा एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में नहीं है? वो है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाई जाती, प्लांट सेल में नहीं होती। ये सेल डिवीजन में मदद करती है, स्पिंडल बनाती है। क्या बनाती है? स्पिंडल बनाती है। माइक्रोविलाई हमारी आंत की, इंटेस्टाइन और स्टमक की सेल्स में पाए जाते हैं। सब जगह नहीं होते माइक्रोविलाई, कुछ एनिमल सेल्स में आपको माइक्रोविलाई भी मिलेंगे जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एब्सॉर्प्टिव एरिया बढ़ा देंगे इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पर होते हैं माइक्रोविलाई।
तो बाकी सारी चीजें कॉमन है, याद मत करना। 4 चीजें जो प्लांट सेल में एनिमल सेल में नहीं, पहले हमको बताओ। प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स और वैक्यूल। 2 ऐसे स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल में होंगे, प्लांट सेल में कभी नहीं होंगे, माइक्रोविलाई और सेंट्रियोल। बाकी सब कुछ दोनों में, लाइसोसोम दोनों में होगा। अरे भैया दोनों डाइजेशन करते हैं, दोनों में लाइसोसोम होगा। एलन का सवाल लाया था कोई, मेरा गलत था, लाइसोसोम लिखा था, प्लांट सेल में नहीं है। अरे प्लांट सेल में भी लाइसोसोम होते हैं, देखो लिखा है इसमें, ये लिखा है लाइसोसोम, दिख रहा है, हमने देखो एनसीईआरटी ने लिखा है। अरे लाइसोसोम नहीं होगा तो डाइजेशन कैसे होगा? इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये डाइजेशन करते हैं। तो लाइसोसोम यहां भी है, यहां भी है। गोल्गी बॉडी दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, राइबोसोम दोनों में, पेरोक्सीसोम माइक्रोबॉडीज दोनों में। तो इसके अलावा जितनी सारी चीजें बची हैं वो सब दोनों में पाई जाएंगी। 4 चीजें केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं दिख रही हैं, और 2 चीजें एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं दिख रही, बाकी सब कॉमन है। लाइसोसोम दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, केंद्रक केंद्रिका दोनों में, लाइसोसोम दोनों में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम दोनों में, पेरोक्सीसोम दोनों में। तो दोनों वाला याद ही मत करो, इतना ध्यान रखना। ये ना लगा देना पेरोक्सीसोम सर ने शायद हो सकता ना बताया, अरे नालायक होता तो बताते नहीं, जो हम बता रहे हैं वो समझ लो। पेरोक्सीसोम भी दोनों में, पेरोक्सीसोम भी एनिमल सेल में इतनी बड़ी वैक्यूल नहीं होती, लेकिन प्रोटोजोआ में होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। बड़े साइज की वैक्यूल केवल और केवल प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में वैक्यूल नॉर्मली नहीं होती, प्रोटोजोआ को छोड़ के। वहां पर तुम्हें मिलेगी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये छोटी छोटी है। क्या है? छोटी। बड़े साइज की वैक्यूल जो सेल का 90% वॉल्यूम घेर लेती है वो केवल प्लांट सेल। इंक्लूजन बॉडी तो प्रोकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट में थोड़ी ना अंतर देख रहे हैं, अभी हम कौन सा देख रहे हैं अंतर? प्लांट एनिमल दोनों ही यूकैरियोटिक, दोनों कैसी हैं? उठा लो फायदा, इस क्लास का मिल जाएगा तुम्हें। चलो पहला स्ट्रक्चर जो हम लोग, हाँ, प्लांट सेल possess cell wall, plastids and a large central vacuole which are absent in animal cell. एनसीईआरटी ने लिखा प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, जो एनिमल सेल में एब्सेंट है। एक चीज हमने और लिखवा दी, प्लाज्मोडेस्माटा भी। एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। ऑलमोस्ट लिखा है, सारी प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट नहीं है, ईस्ट में होती है, ईस्ट में सेंट्रियोल होती है। ईस्ट को लोग प्लांट सेल मान लेते हैं क्योंकि सेल वॉल होती है इसमें, हालांकि वो फंजाई है। फंजाई को लोग प्लांट कहते हैं आज भी, ऐसा थोड़ी ना। तो एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रियोल के साथ सेंट्रोसोम भी लिख लो। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम होती है, जो प्लांट सेल में लगभग नहीं है, 1-2 प्लांट सेल में हो सकती है। सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन नहीं होती और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। चलो पहला यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि इससे सवाल अगर टेढ़ा बन गया तो करने में दिक्कत हो जाएगी, वरना पूरा सेल इजी लगेगा। चलो सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, इसको बहुत अच्छे समझना। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो 1932 में आ गया था, 1932 में जर्मनी के नॉल एंड रस्का ने बना दिया था, लेकिन ये मार्केट में आया था बिकने के लिए 50s में आया था। 50s में पूरी दुनिया में आ गया था। 50s का मतलब होता है 51 से 59 तक, 51, 52, 53, 50। तो इंडिया में हो सकता है 53 में आया हो, कहीं और 54 में आया हो, कहीं 55 में गया हो। 50s है, ये क्या है? 50s। तो 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवेंट हो गया, एडवेंट हालांकि पहले हो गया था इसका आविष्कार, लेकिन ये मार्केट में आया था 1950s में।
तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो सेल की चीजें आराम से दिखने लग गई। सेल का जो स्ट्रक्चरल डिटेल है, सेल का स्ट्रक्चर बहुत आराम से दिखाई पड़ने लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी बड़ा करके दिखाता है। तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कब हम स्टडी कर पाए? डिटेल्ड स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तब हम स्टडी कर पाए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवेंट हो गया, डिस्कवर हो गया या बना लिया गया, कंस्ट्रक्ट हो गया 1950s में। 1950s में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, 75 एंगस्ट्रॉम थिक है। कितनी है? 70। तो इतनी पतली है तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाओगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को कब समझा जा सका? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में एडवेंट हो गया, आ गया। चलो फिर केमिकल स्टडीज ऑन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल। सबसे पहली मेम्ब्रेन जो स्टडी की गई थी, सबसे पहली मेम्ब्रेन जो स्टडी की गई थी वो ह्यूमन आरबीसी थी। इसकी मेम्ब्रेन ली गई जब ह्यूमन आरबीसी लेने का कारण था, एक मैच्योर आरबीसी एकदम खाली कमरा है, केवल हीमोग्लोबिन उसके अंदर है, ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है आरबीसी के अंदर। एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीजें होती नहीं। तो कमरे में सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा है मैक्सिमम, उसको बाहर निकाल लो तो मेम्ब्रेन बची बस। एक आरबीसी के अंदर से थोड़ी बहुत चीजें अंदर मौजूद है। तुमने क्या किया? आरबीसी को रखा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। जब आरबीसी को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो पानी उसके अंदर जाने लगता है। पानी का मूवमेंट हमेशा हाइपो से हाइपर होता है। जब आरबीसी को हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो पानी अंदर जाएगा, आरबीसी फूलेगी फूलेगी फूलेगी, फट जाएगी, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं चारों तरफ। प्लांट सेल नहीं फटती है क्योंकि मजबूत सेल वॉल होती है। एनिमल सेल फट जाएगी। जब फट जाएगी तो सारी चीजें बाहर निकल गई, केवल रप्चर्ड मेम्ब्रेन बची, कटी फटी मेम्ब्रेन। इन्हीं को स्टडी किया गया था। तो सबसे पहली मेम्ब्रेन कौन सी स्टडी की गई थी? आरबीसी की मेम्ब्रेन स्टडी की गई थी। जब साइंटिस्ट आरबीसी की मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी कर रहे थे, रासायनिक अध्ययन कर रहे थे, जब साइंटिस्ट वैज्ञानिक आरबीसी की मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी कर रहे थे, उसके अंदर ढूंढ रहे थे कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संभावित स्ट्रक्चर को बता पाए, वर्कआउट कर पाए। डिड्यूस का मतलब बता पाना, वर्कआउट कर लेना। फिर से देखो, केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। वैज्ञानिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संभावित स्ट्रक्चर को पता लगा पाए जब आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक अध्ययन किया। जब आरबीसी की मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडीज कर रहे थे साइंटिस्ट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का संभावित स्ट्रक्चर यानी पॉसिबल स्ट्रक्चर वो बता पाए, वर्कआउट कर पाए, डिड्यूस कर पाए। तो उन्होंने पाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो केमिकल्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कितने केमिकल्स हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेनली दो केमिकल्स हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन है, ये दो केमिकल उनको मिले। तो जब आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडीज वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कर रहे थे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर को बता पाए और बताया कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो केमिकल्स हैं। कौन कौन से दो हैं? लिपिड और प्रोटीन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली लिपिड और प्रोटीन की। ऐसी हूबहू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कहां पढ़ाई अभी हमने? अरे प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो ऐसे ही है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है, बिल्कुल सेम। लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर। सारी मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होता। कुछ मेम्ब्रेन में, खास करके एनिमल सेल की मेम्ब्रेन पर, आपको लिपिड और प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। लेकिन सारी मेम्ब्रेन में दो चीजें मिलती हैं, लिपिड्स और प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है लेकिन सारी मेम्ब्रेन में नहीं मिलता, सारी मेम्ब्रेन में नहीं मिलता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं? लिपिड्स और प्रोटीन।
विद लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सम मेम्ब्रेन्स, कुछ मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। चलो बोलो, अब लिपिड की बात है, सबको तीनों के बताना है, लिपिड बताएंगे, फिर प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे कॉमन लिपिड्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई तरह के लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स का मतलब वसा, फैट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई तरह के लिपिड्स यानी फैट्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे कॉमन फैट है, सबसे कॉमन लिपिड्स है फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड दो तरीके से होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स नेचर में दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स नेचर में दो तरीके से नजर आते हैं, या तो ये फॉस्फोग्लिसराइड के फॉर्म में होते हैं, फॉस्फोलिपिड या तो फॉस्फोग्लिसराइड्स के रूप में पाए जाते हैं, या पाए जाते हैं स्फिंजोलिपिड्स, या स्फिंजोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉमन है। अब देखो, अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे कॉमन लिपिड्स कौन से हैं, आंसर में ढूंढना फॉस्फोलिपिड। अगर ये नहीं मिलता है तो लगा देना फॉस्फोग्लिसराइड। एनसीईआरटी ने सिर्फ फॉस्फोग्लिसराइड लिखा हुआ है, हमने दोनों लिख दिया है, फॉस्फोलिपिड है। वो फॉस्फोग्लिसराइड एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। अगर पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे कॉमन लिपिड कौन से हैं, तो तुम फॉस्फोलिपिड लगाना, ना मिलेगा आंसर में तो क्या लगा देना, इन दोनों में ये कॉमन होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स। चलो आगे देखते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर देखा गया फॉस्फोलिपिड्स किस तरीके से अरेंज है, नोट कर लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर बनाते हैं, 2025 में आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स बाइलेयर के फॉर्म में होते हैं, दो लेयर बनाते हैं। चलो थोड़ा सा हम समझा दें तुम्हें, तभी सही रहेगा। इसको समझा देते हैं थोड़ा सा, जितना दिया उतना ही समझा देते हैं, बस ठीक। सब जगह मिल जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स बाइलेयर बनाते हैं। एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में एक पोलर हेड होता है और दो नॉन पोलर टेल्स होती हैं। एक पोलर हेड है और दो नॉन पोलर टेल्स हैं। एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में एक पोलर हेड है और दो नॉन पोलर टेल्स होती हैं। ये एक फॉस्फोलिपिड हमने बनाया, ये एक फॉस्फोलिपिड है। एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में सिंगल पोलर हेड है और दो नॉन पोलर टेल है। पोलर हेड के अंदर पोलर ग्रुप्स होते हैं, जैसे फॉस्फेट वगैरह। पोलर का मतलब चार्ज ग्रुप इसके अंदर होते हैं, जैसे फॉस्फेट। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट भी तो होगा, फॉस्फेट। नॉन पोलर टेल फैटी एसिड की बनी होती है। पोलर हेड को भूल जाओ, नॉन पोलर टेल किस चीज की बनी है, फैटी एसिड की। अब जरा समझना, नॉन पोलर टेल फैटी एसिड की बनी होती है। अब फैटी एसिड में भी अंतर है, एक में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और एक टेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। यह है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, एक टेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड है और एक में अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड होता है, अभी बताऊंगा आगे। एक टेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और दूसरी टेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एनसीईआरटी ने केवल एक का नाम दिया है, सैचुरेटेड का। एक टेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और दूसरी टेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड है। एक में सैचुरेटेड, दूसरी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चलो, एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में क्या क्या है, तुम कहोगे एक पोलर हेड है, दो नॉन पोलर टेल्स है। ये जो नॉन पोलर टेल्स किस चीज की बनी है, फैटी एसिड। एक टेल में सैचुरेटेड है, दूसरी टेल में अनसैचुरेटेड है। क्लियर हुआ? ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाई लेयर के फॉर्म में होते हैं। कितनी लेयर बनाते हैं, ये दो लेयर बनाते हैं।
ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो लेयर बनाते हैं, बाई लेयर के फॉर्म में होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाई लेयर बनाते हैं। ये है लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर इस तरीके से होते हैं। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाई लेयर बनाते हैं। ये जो पोलर हेड होते हैं, ध्यान रखना, पोलर हेड पानी को पसंद करते हैं और नॉन पोलर टेल पानी को पसंद नहीं करती। तो पोलर हेड कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक। पोलर हेड पानी को पसंद करता है और नॉन पोलर टेल पानी को पसंद नहीं करती। तो पोलर हेड हो गया हाइड्रोफिलिक, ये पानी को पसंद करता। नॉन पोलर टेल्स, नॉन पोलर टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं। ये हाइड्रोफोबिक हैं, पानी से दूर भागती हैं। फोबिया है, फोबिक है। तो एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का जो पोलर हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है और नॉन पोलर टेल्स हाइड्रोफोबिक है। तो एक ही मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, कुछ हिस्सा हाइड्रोफोबिक है। एक ही मॉलिक्यूल का थोड़ा सा पार्ट हाइड्रोफिलिक है और थोड़ा सा पार्ट हाइड्रोफोबिक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक का मतलब थोड़ा हाइड्रोफिलिक और थोड़ा हाइड्रोफोबिक, तो ये हो गया एम्फीपैथिक। तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक का मतलब इनका कुछ हिस्सा यानी पोलर हेड हाइड्रोफिलिक है और नॉन पोलर टेल्स हाइड्रोफोबिक है। एक नॉन पोलर टेल तो फैटी एसिड की बनी है, एक में सैचुरेटेड है और एक में अनसैचुरेटेड है। तो फैटी एसिड मतलब चर्बी यानी फैट, ये पानी को नहीं पसंद करता, हाइड्रोफोबिक होती हैं। फैटी एसिड की जो टेल्स है पानी को पसंद नहीं करती हैं, पानी से दूर रहना चाहती हैं, ये हाइड्रोफोबिक होती है। पोलर हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर टेल्स कैसी हैं? हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागना चाहती हैं। तो पानी से बचने के लिए अंदर मुड़ जाती है, बाहर नहीं। बाहर तो पानी हो सकता है, अरे अंदर बाहर पानी हो सकता है, इधर पानी हो सकता है, इधर पानी हो सकता। तो ये फैटी एसिड की जो टेल्स है वो इधर नहीं मुड़ जाती हैं, ये अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। पानी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका अंदर मुड़ जाती है। तो एनसीईआरटी ने केवल सैचुरेटेड लिखा है, तो दोनों ही टेल्स होती हैं जो पानी से बचने के लिए अंदर मुड़ जाती हैं, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड। दोनों ही फैटी एसिड की टेल्स पानी से बचने के लिए बाहर की तरफ नहीं अंदर मुड़ जाती है। ध्यान रखना, ये एम्स में सवाल आते थे इसमें, इस तरह के हर साल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सवाल जरूर आता था एम्स में। और पेपर जो बन रहा है उसमें एम्स का दखल आ गया है, इसलिए हार्ड बन रहा है। जेई का पेपर भी आया था, ठीक ठाक था। तो चलो फिर से बता दो, ये सारी बातें पढ़ लेता हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं। सबसे कॉमन लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स दो तरीके के होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड्स। इनमें कॉमन कौन से हैं? फॉस्फोग्लिसराइड। तो अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे कॉमन लिपिड्स क्या हैं, तो सबसे पहले फॉस्फोलिपिड ढूंढो, नहीं मिल रहा है, फॉस्फोग्लिसराइड लगा देना। एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में कितने पोलर हेड हैं? एक। और कितने नॉन पोलर टेल्स हैं? दो। पोलर हेड ये इसमें पोलर ग्रुप होते हैं जैसे फॉस्फेट, और नॉन पोलर टेल्स फैटी एसिड की बनी होती हैं। एक टेल के अंदर सैचुरेटेड होते हैं और एक में अनसैचुरेटेड होते हैं। दोनों ही टेल्स पानी से बचने के लिए अंदर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती हैं? अंदर मुड़ गई। देखो, तो लिपिड मेम्ब्रेन में बाई लेयर के फॉर्म में होते हैं। लिपिड मेम्ब्रेन में बाई लेयर के फॉर्म में होते हैं, दो लेयर। अरे भैया, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई। लिपिड मेम्ब्रेन में बाई लेयर फॉर्म में होते हैं विद द पोलर हेड्स टुवर्ड्स द वाटर। पोलर हेड पानी की तरफ रहते हैं क्योंकि पानी को पसंद करते हैं, हाइड्रोफिलिक हैं। और नॉन पोलर टेल्स पानी से बचने के लिए अंदर मुड़ जाती हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। कैसी हैं? फोटो ले लो, चले आगे। अगर जरूरत हो तो ले लो, वरना फिर तुमने बना लिया, कोई बात नहीं, दिमाग में बसा लो। अब ये क्लास पढ़ रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से जो है
कुछ बातें तो क्लास की ऐसे ही याद आ जाएंगे, वहां सही हो जाएंगे सवाल। लेकिन बस ये कि इज्जत बनाए रखना, सब पढ़ लेना यार कायदे से। अब जैसे पढ़े नहीं हो बहुत सारी चीजें, तो एकदम से हमारे पास कोई ऐसी चीज थोड़ी ना हम घोट कर पिला दे तुम्हें। अगर बहुत कम जानते हो चीजों को तो उसके लिए तो सीखना पड़ेगा आराम से। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स, अगर नहीं दे रखा है तो फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन ए बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स जो होते हैं बाइलेयर बनाते हैं। पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड आर हाई एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। पोलर हेड्स बाहर की तरफ रहते हैं जिधर पानी है, और नॉन पोलर टेल्स जो कि हाइड्रोफोबिक है वो पानी से बचने के लिए अंदर की ओर होती हैं। This ensures the non-polar tails of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. Non-polar tail जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी है वो पानी से बचने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाती है। एक्वस एनवायरमेंट मतलब पानी। दिस एंश्योर्स दैट, ये निश्चित करता है, नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड, अरे यहां सैचुरेटेड के अलावा दोनों लिखना चाहिए था, एंड एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों नहीं लिखा। नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जगह तुम फैटी एसिड भी लिख सकते हो, फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन ही तो होते हैं। तो दिस एंश्योर्स दैट, ये निश्चित करता है, क्या निश्चित करता है कि नॉन पोलर टेल्स, जो नॉन पोलर टेल्स हैं, फैटी एसिड की जो नॉन पोलर टेल्स हैं जिसमें से एक सैचुरेटेड और दूसरी कैसी है, अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड और दूसरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड की जगह तुम हाइड्रोकार्बन से लिख सकते हो। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, वो पानी से बच जाती है। पानी से बचने के लिए किधर मुड़ गई है, अंदर की तरफ, कर्व इनसाइड, वो अंदर मुड़ जाती हैं। एक बार सवाल आया इन दो डायग्राम में कौन सा सही है, ऐसे पूछ लिया, एम्स में है, पुराना सवाल। एक ये बना रखा था और एक ये डायग्राम बना रखा था। एक सही है, दो दो वो अंदर होंगी, टेल से होती है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है। 2 नंबर सही है। चलो उधर आओ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल भी और भी है, चलो को। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेकेंड मोस्ट कॉमन लिपिड है, सबसे कॉमन तो फॉस्फोलिपिड है, उसके बाद होते हैं कोलेस्ट्रॉल। यहां देखो कोलेस्ट्रॉल लिखा है, पीले पीले बने, तो नीले से जो बने हैं ये फॉस्फोलिपिड है, नीले से जो बना है फॉस्फोलिपिड है, बाइलेयर है। ये बाइलेयर के फॉर्म में बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, थोड़ा गड़बड़। जो नीले से बना है ये एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर ये है और एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर ये है, ये ऐसे है कुछ। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर नीले से बना है, और जो पीला पीला दिख रहा है ये कोलेस्ट्रॉल है। जो पीला पीला दिख रहा है ये सब क्या है, सेकेंड मोस्ट कॉमन लिपिड है मेम्ब्रेन के, कौन से हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टेरॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, लिख लो कहीं पर, कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल से मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मिलती है। कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल्स कलम प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को स्टेबल करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हार्ट अटैक आने लगता है, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में चाहिए बॉडी को, बॉडी को कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, तो कम मात्रा में चाहिए शरीर को। ज्यादा होंगे तो कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ सकता है। ज्यादा क्यों खाओ। इधर देखो, तो नीले वाले हो गए फॉस्फोलिपिड, पीले वाले हो गए, और जो लाल से बनी है सब प्रोटीन है। लाल से जो बनी है सब, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 ही चीजें, लिपिड और प्रोटीन, और थोड़ा सा तो शुगर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो सारी मेम्ब्रेन में नहीं होता। चलो
हाँ, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज इन डिफरेंट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अलग अलग कोशिकाओं की मेम्ब्रेन में अलग अलग होता है। इन ह्यूमन बीइंग की मेम्ब्रेन में क्या होता है? द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी। आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। तो मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। बाई वेट अगर देखोगे तो प्रोटीन सबसे ज्यादा है, बाई वॉल्यूम लिपिड ज्यादा होते हैं। लिपिड ज्यादा स्थान को घेरते हैं, वॉल्यूम इनका ज्यादा होता है, वेट इनका। तो ये पूछा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट? प्रोटीन्स होते हैं। तो ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन में क्या क्या देखा? ह्यूमन आरबीसी कह लो या इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन में लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स होते हैं। बाकी जो बचा 8%, तो 8% तो कार्बोहाइड्रेट है, 8% हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। अब मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आसानी से निकलने के आधार पे। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। मेम्ब्रेन की प्रोटीन दो प्रकार की हैं, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक और पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक। वो प्रोटीन जो आसानी से नहीं निकल पाती, मेम्ब्रेन में धसी हुई हैं, वो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक हैं। और जो सतह पर होती हैं, जो आसानी से निकल जाती हैं, वो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक होती हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन बोथ द सरफेसेस ऑफ मेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन दोनों सतह पर होती हैं, और इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन ये पार्शियली या टोटली बरीड हैं, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दफन होती हैं, लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होती है। इधर देखो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने तरह की प्रोटीन है? दो तरह की होती। किस आधार पर? आसानी से निकलने के आधार पर। आसानी से निकलने के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह की प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तुम ऐसे कर सकते हो, इसका फोटो ले लेना। लिपिड की तो बाइलेयर हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर है, लेकिन प्रोटीन्स जो होती हैं वो आसानी से निकलने के आधार पर दो तरह की। तो लाल से बनाएंगे, लिपिड नीले से बना है तो नीला ही लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह की प्रोटीन होती हैं, आसानी से निकलने के आधार पर बनाई गई हैं। जब हम डायलिसिस कराते हैं जो आसानी से निकल जाती हैं तो वो एक्सट्रिंसिक हैं, और जो आसानी से नहीं निकलती वो इंट्रिंसिक हैं। हम आपको ये सिखा रहे हैं, ये सबसे बढ़िया मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भली प्रकार से समझाता है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। 1972 में सबसे बढ़िया मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इधर देखो, वो प्रोटीन जो सतह पर होती है उसमें बहुत अच्छा नहीं बना है, ये सतह पर है। ये कौन सी प्रोटीन होगी? दोनों सतह पर होती है, ध्यान रखना। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दोनों सरफेस पे होंगी, आउटर सरफेस पर भी और इनर सरफेस पर भी। ये पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक है, इनको पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और ये केवल 30% होती है, ये केवल 30% होती हैं। बाद में डिस्कवर हुई अंदर वाली, ये सब इंट्रिंसिक हैं। कौन कौन सी इंट्रिंसिक हैं? ये और ये तीनों कैसी हैं? इंट्रिंसिक हैं।
ये ज्यादा होती हैं, इनकी खोज बाद में हुई, लेकिन ये 70% के आसपास है। इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दो तरह की नजर आ रही हैं। एक तो पूरी तरीके से दफन है, ये सब मेम्ब्रेन में पूरी धसी है, ये वाली और ये वाली। ये होंगी टोटली बरीड, पूरी तरीके से दफन है, ये टोटली बरीड है। और ये आधी बाहर निकल गई, पार्शियली बरीड है। कैसी है? पार्शियली बरीड है। ये आंशिक रूप से दफन है, आधी बाहर निकली है, आधी दफन आधी बाहर, पार्शियली बरीड। जो पूरी तरीके से दफन है, लिपिड लेयर में एम्बेडेड है, वो है आपकी ये वाली, और जो आधी बाहर निकल गई है पार्शियली बरीड है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरीके से है, या तो पूर्ण रूप से दफन है या आंशिक रूप से दफन है, आधी बाहर निकली। अब इधर देखो, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इधर तो पानी भी है, इधर साइटोप्लाज्म होगा तो पानी होगा, साइटोप्लाज्म में पानी होता है इधर, मान लो सेल के अंदर है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन तो होती है सेल के किनारे, तो ये इधर पानी होता है, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो सॉरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पानी की तरफ होती हैं, ये हाइड्रोफिलिक होती है। कैसी हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक है। लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन में बड़ी खास बात है, इनका कुछ हिस्सा जो पोलर हेड के संपर्क में है वो पानी को पसंद करता है, और वो हिस्सा जो नॉन पोलर टेल के संपर्क में है वो पानी को पसंद नहीं करता। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन एम्फीपैथिक होती है। कैसी होती है? जैसे फॉस्फोलिपिड होते हैं एम्फीपैथिक। अरे इनका कुछ हिस्सा कैसा है? अरे इनका कुछ हिस्सा जो पोलर हेड के संपर्क में है, क्योंकि पोलर हेड तो हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो इनका कुछ हिस्सा जो पोलर हेड के संपर्क में, ये वाला, ये तो हाइड्रोफिलिक हो गया। इंट्रिंसिक प्रोटीन का वो हिस्सा जो पोलर हेड के संपर्क में हाइड्रोफिलिक, और जो नॉन पोलर टेल के संपर्क में है ये वाला हाइड्रोफोबिक। तो ये कैसी हो गई? एम्फी, ये भी एम्फीपैथिक होती है। फॉस्फोलिपिड की तरह ये भी एम्फीपैथिक होती है। ये तो प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन्स जो है इस लेयर के अंदर चलती है। अच्छा एक चीज और समझ लो, पहले कार्बोहाइड्रेट ही बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट केवल एक तरफ पाए जाते हैं, छोटी छोटी चेन्स के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक तरफ पाए जाते हैं और छोटी छोटी चेन्स के रूप में। इनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर की चेन है, शुगर की चेन, शुगर को ग्लाइकेन कहते हैं। ये वाली शुगर की चेन किससे जुड़ी है? प्रोटीन से। तो ये बनाएगी ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाती है? जब शुगर की चेन ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ी हो, जब शुगर की चेन प्रोटीन से जुड़ी हो, तो ये बनाएगी ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में नजर आ रहे हैं, या शुगर की चेन फैट से भी चिपकी है, फॉस्फोलिपिड। शुगर की चेन फॉस्फोलिपिड से, लिपिड से है। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड। शुगर की चेन ये चिपकी है लिपिड से, तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में है या ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में है। तो कार्बोहाइड्रेट छोटी छोटी प्रोटीन की चेन्स के फॉर्म में होते हैं। ये प्रोटीन की चेन्स, ये प्रोटीन की चेन्स या तो, ये प्रोटीन की चेन या तो ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट या शुगर की चेन, ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर की चेन या तो प्रोटीन से जुड़ी है तो बनाती है ग्लाइकोप्रोटीन, जब ये लिपिड से जुड़ी है ये, तो ये बनाती है ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन में एक तरफ होते हैं, केवल बाहर की तरफ, अंदर नहीं होते। तो मेम्ब्रेन को अगर बीच से काटा जाए तो दो बराबर हिस्से में नहीं कटेगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल होती है। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर की वजह से भी होती है और प्रोटीन की वजह से भी, क्योंकि प्रोटीन छोटी बड़ी है। इधर काटेंगे ना, छोटी वाली इधर चली गई और ये आधी उधर चली गई, तो छोटी वाली इधर तो आई ही नहीं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यदि बीच से हम इसको काटते हैं तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वजह से दो बराबर हिस्से में नहीं कटती। कार्बोहाइड्रेट तो एक ही तरफ है, तो अगर तुम बीच से काटोगे तो इधर तो मिलेंगे नहीं,
तो कार्बोहाइड्रेट भी मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिकल बनाते हैं, प्रोटीन तो बनाती बनाती। चलो भूल जाओ, दिया नहीं, तुम्हारे लेवल से ऊपर जा रहा है। फिर से देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है। पोलर हेड बाहर की तरफ होते हैं, नॉन पोलर टेल जो फैटी एसिड की बनी है, एक सैचुरेटेड की और एक वो पानी से बचने के लिए, एक्वस एनवायरनमेंट से बचने के लिए अंदर मुड़ जाती है। आसानी से निकलने के आधार पर प्रोटीन दो तरह की है, कौन कौन सी? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पानी की मेम्ब्रेन की दोनों सतह पर होती हैं, इनको डायलिसिस के जरिए आसानी से निकाला जा सकता है, इजिली सेपरेटेड है। एक्सट्रिंसिक क्योंकि बाहर पानी भी रहता है तो ये हाइड्रोफिलिक होती हैं, पानी को पसंद करती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड लेयर में धसी हुई हैं, आंशिक रूप से धसी है, पूर्ण रूप से धसी हैं या आंशिक रूप से धसी हैं, या तो पूरी दफन है या आधी दफन है, टोटली, पार्शली और टोटली बरीड। इंट्रिंसिक प्रोटीन का वो हिस्सा जो पोलर हेड के कांटेक्ट में है वो हाइड्रोफिलिक है, और वो हिस्सा जो नॉन पोलर टेल्स के कांटेक्ट में है, ये किनारे वाला हाइड्रोफिलिक और बीच वाला हाइड्रोफोबिक, तो ये दोनों हैं एम्फीपैथिक है। कैसे हैं? एम्फीपैथिक है। आरबीसी की मेम्ब्रेन में कितना प्रोटीन निकला ह्यूमन आरबीसी में? 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है और शेष कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता, 0% भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 0 से 10% तक होता है, 0 से 10% के बीच में। यहां 8% है, आरबीसी में कितना है? 8%। ठीक, पढ़े, फोटो ले लो। अब दो तीन चीजें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बता देते हैं, इसी को देख के। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही बना है। सबसे बढ़िया मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भली प्रकार से समझाता है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया 1972 में। इस मॉडल के अनुसार लिपिड जो है वो फ्लूइड बनाते हैं, जैसे समुद्र। लिपिड जो है वो फ्लूइड पार्ट बनाते हैं, और मोज़ेक पार्ट जैसे समुद्र में बर्फ के टुकड़े, मोज़ेक, ये प्रोटीन्स बनाती हैं। तो इस फ्लूइड मोज़ेक में फ्लूइड कौन बना रहा है? लिपिड्स। लिपिड जो होते हैं फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, और प्रोटीन सॉलिड होते हैं, जैसे बर्फ के टुकड़े, आइसबर्ग दैट फ्लोट इन अ सी ऑफ लिपिड। बर्फ के टुकड़े लिपिड रूपी समुद्र में बह रहे हैं। प्रोटीन्स आर आइसबर्ग, प्रोटीन बर्फ के टुकड़ों जैसे हैं, दैट फ्लोट इन अ सी ऑफ लिपिड्स, जो लिपिड रूपी समुद्र में तैर रहे हैं। तो समुद्र के पानी की तुलना इसने किससे की? लिपिड जो फ्लूइड बनाते हैं, पानी। और प्रोटीन की तुलना किससे की? बर्फ के टुकड़ों से, आइसबर्ग, बर्फ के टुकड़े जो पानी में तैर रहे हैं। तो प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स दैट फ्लोट इन अ सी ऑफ लिपिड्स, ऐसा कहा था इन्होंने, सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने ये अपने में लिखा, उनकी किताब में, उन्होंने जहां पर भी लिखा होगा कि प्रोटीन्स बर्फ के टुकड़ों के समान है जो लिपिड रूपी समुद्र में तैर रहे हैं। प्रोटीन लिपिड में चलती है, प्रोटीन लिपिड में चलती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लगातार बदलता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, डायनामिक बॉडी है। ऐसा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहता है क्योंकि प्रोटीन इसमें चलती रहती है, लिपिड भी चलते हैं, प्रोटीन भी चलती है, लिपिड भी। प्रोटीन में केवल एक तरह के मूवमेंट होते हैं, बस एक, लेटरल। कौन से? ऐसे लेटरली चलती है। प्रोटीन का लिपिड की लेयर में चलना यह साबित करता है कि मेम्ब्रेन फ्लूइड है। मेम्ब्रेन फ्लूइड है, सॉलिड नहीं है, मेम्ब्रेन फ्लूइड है। प्रोटीन का लिपिड की लेयर के बीच में चलना यह साबित करता है कि मेम्ब्रेन फ्लूइड है। हालांकि मेम्ब्रेन पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं होती, यह क्वासी फ्लूइड है। क्या ये? गाढ़ा फ्लूइड, सेमी फ्लूइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड होती है, बहुत गाढ़ा लिक्विड है,
और प्रोटीन इसमें चल रही है। प्रोटीन का मेम्ब्रेन में चलना यह साबित करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है, क्वासी या सेमी फ्लूइड है। लिपिड प्रोटीन का लिपिड लेयर में चलना क्या साबित कर रहा है? अरे भैया, लिपिड अगर सॉलिड होती तो क्या प्रोटीन चल पाती? नहीं चल पाती। प्रोटीन लेटरल मूवमेंट कर रही है, प्रोटीन ऐसे से चल रही लेटरल मूवमेंट, जो ये दर्शा रही है कि लिपिड जो होते हैं वो फ्लूइड हैं। तो प्रोटीन का लिपिड में चलना ये फ्लूइडिटी का मापन है, ये फ्लूइडिटी का मापन है। इट्स द मेजरमेंट ऑफ फ्लूइडिटी। ये सब पॉइंट्स अभी पढ़ेंगे। फिर से कह रहा हूं, प्रोटीन और लिपिड में दोनों कौन चलता है? दोनों चलते हैं। लिपिड में कई तरह के मूवमेंट होते हैं। लिपिड जो होते हैं, लिपिड अपनी एक्सिस पर ऐसे घूमते रहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट होते हैं। ये मॉलिक्यूल इधर भाग जाता है, ये मॉलिक्यूल इधर भाग जाता है, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप भी करते हैं। क्या करते हैं? फ्लिप। तो लिपिड्स में रोटेशन होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है और लेटरल मूवमेंट भी होता है, लेटरल भी होता है। तो लिपिड में तो बहुत तरह के मूवमेंट होते हैं, लेकिन प्रोटीन में केवल एक ही मूवमेंट है। प्रोटीन में केवल लेटरल मूवमेंट होता है। एक बार नीट AIPMT में सवाल आया, प्रोटीन्स कैन ऑल्सो शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। ये गलत ऑप्शन था। ये क्या था? गलत था। फ्लिप फ्लॉप प्रोटीन में नहीं होते। प्रोटीन में केवल और केवल लेटरल में। फ्लिप फ्लॉप केवल लिपिड्स में होते हैं। लिपिड तो रोटेट भी कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है हर एक मॉलिक्यूल, रोटेशनल मूवमेंट। ऐसे से प्रोटीन इतना ऐसे से भी चल रहा है, लेटरल मूवमेंट्स और फ्लिप फ्लॉप ये भी हो रहा है। तो किसमें फ्लिप फ्लॉप नहीं है? ऐसा सवाल है, मिलेगा तुम्हें PYQ में, पक्का मिलेगा, तुम ढूंढना या मिलेगा। प्रोटीन्स में फ्लिप फ्लॉप नहीं होता, लिपिड्स में होते हैं। अब फोटो ले लो, अब पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हो गया? चलो जल्दी करो, चलो आगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो। इसमें नीले से फॉस्फोलिपिड बनी है और पीले से कोलेस्ट्रॉल बने हैं, सेकेंड मोस्ट कॉमन लिपिड। लाल से जितना बना है सब प्रोटीन है। दो तरह की, पूरी तरीके से दफन है, टोटली बरीड, और आंशिक रूप से दफन है, पार्शली बरीड, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। और ये देखो शुगर की चेन्स हैं, ये प्रोटीन से चिपकी हैं। ये वाली शुगर की चेन तो फॉस्फोलिपिड से चिपकी है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। शुगर की चेन्स प्रोटीन से चिपक के ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड से चिपक के ग्लाइकोलिपिड बनाती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखना, मेम्ब्रेन में जो ज्यादातर प्रोटीन तुम देख रहे हो ये हेलिक्स के फॉर्म में है, ऐसे स्प्रिंग जैसी मुड़ी हुई है, इनको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स। तो मोस्ट ऑफ द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स। इधर भी दिख रहा है, इधर भी हेलिक्स है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, हेलिक्स ही हेलिक्स दिख रहा है। तो मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का मतलब स्प्रिंग जैसी घूमी हुई है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन proposed by Singer Nicholson 1972. According to this, the quasi fluid nature of lipid का नेचर क्वासी फ्लूइड है, तभी से प्रोटीन उसमें चल पाती है। और कैसा मूवमेंट शो करती है? ओनली लेटरल। According to this, the quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन चलती है और केवल लेटरल मूवमेंट शो करती है। क्यों शो करती है? क्योंकि लिपिड क्वासी फ्लूइड है। क्वासी का मतलब सेमी फ्लूइड। अगर लिपिड सॉलिड होते तो क्या प्रोटीन उसमें चल पाती? नहीं चल पाती। प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में इसीलिए चल पा रही क्योंकि लिपिड कैसे हैं? क्वासी या सेमी फ्लूइड हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन उसमें चल रही है। प्रोटीन का मेम्ब्रेन में चलना फ्लूइडिटी का मापन है, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइडिटी। प्रोटीन का लिपिड बाइलेयर में चलना किसको साबित कर रहा है?
कि मेम्ब्रेन फ्लूइड है। मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन फ्लूइड है। मेम्ब्रेन में लिपिड्स वगैरह फ्लूइड है। अब फ्लूइड नेचर की बात, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन फ्लूइड होने की वजह से मेम्ब्रेन में एक लचीलापन आ जाता है। मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर की वजह से मेम्ब्रेन में क्या आ जाता है? मेम्ब्रेन में एक लचीलापन आ जाता है। मेम्ब्रेन बिकम्स फ्लेक्सिबल। मेम्ब्रेन लचीली हो जाती है। अगर ये सॉलिड होती, मेम्ब्रेन फ्लूइड ना होती, सॉलिड होती तो लचीलापन नहीं आता। मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो फ्लूइड के रूप में है, जिसकी वजह से पूरी मेम्ब्रेन फ्लूइड जैसी होती है। और प्रोटीन उसमें चल रहे हैं, वो ये साबित भी कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन फ्लूइड है। प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होना ये कतई साबित कर रहा है कि मेम्ब्रेन क्या है? फ्लूइड है। लेकिन ऐसा फ्लूइड नहीं पतला वाला, क्वासी या सेमी फ्लूइड है, गाढ़ा गाढ़ा। प्रोटीन में कितने तरह के मूवमेंट? एक प्रकार का। लिपिड्स में बहुत तरह के, 3 तो हमने ऐसे ही बता दिया तुम्हें। क्या प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप होता है? नहीं होता। तो फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक। कह रहे मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होने की वजह से मेम्ब्रेन में एक लचीलापन पैदा हो जाता है। तो एक छोटी सेल बड़ी हो जाती है। सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो एक छोटी सेल बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि मेम्ब्रेन में क्या आ गया है? लचीलापन। वो खींचेगी, छोटी सेल बड़ी हो जाएगी। तो सेल ग्रोथ हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। इंटरसेल्यूलर जंक्शंस में वही हो गए टाइट जंक्शंस, एडहियरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शन। और सिक्रीशन, मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिक्रीशन। एंडोसाइटोसिस, कोई सॉलिड फूड अंदर गया तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड फूड मेम्ब्रेन को पार करके अंदर गया तो पिनोसाइटोसिस। अरे अमीबा अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शिकार करता है। सॉलिड फूड अंदर जाता, फूड वैक्यूल बनती है, फैगोसाइटोसिस। लिक्विड फूड अंदर जाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके, पिनोसाइटोसिस अंदर। तो दोनों को मिला के एंडोसाइटोसिस कहते हैं। कोई भी चीज सॉलिड या लिक्विड अंदर जा रही सेल के तो एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर लचीलापन ना होता तो क्या एंडोसाइटोसिस हो पाती? नहीं हो पाती। सेल डिवीजन, अरे एक सेल है, अकड़ी भी है मेम्ब्रेन, तो अगर फ्लेक्सिबल ना होती तो ये कैसे? फ्लेक्सिबल है तभी ये मुड़ी, तो एक सेल से 2 सेल बन गई। तो कुछ नहीं पढ़ना, चक्कर में मत पड़ो। ये सारे फंक्शन मेम्ब्रेन के क्यों हो पा रहे हैं? ये सारे फंक्शन क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लूइड नेचर की वजह से मेम्ब्रेन में एक लचीलापन आ गया है और ये सारे कार्य संभव हो पा रहे हैं। कौन कौन से कार्य हो पा रहे हैं? एक सेल ग्रोथ कर पा रही है, इंटरसेल्यूलर जंक्शंस बन पा रहे हैं, सिक्रीशन हो पा रहा है, एंडोसाइटोसिस हो पा रही है और सेल डिवीजन हो पा रहा है। ये कार्य तभी संभव हो पा रहे हैं क्योंकि मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर की वजह से मेम्ब्रेन लचीली हो गई है। कैसी हो गई है? लचीली होने की वजह से सब हो पा रहा है। एक छोटी सेल बड़ी हो जा रही है, 2 एनिमल सेल के बीच में सेल जंक्शंस बनते जा रहे हैं, सेल सिक्रीशन कर पा रही है, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन हो रहा है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे 2 फंक्शंस दे रखे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑस्मोसिस। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑस्मोसिस, चलो हम अलग से बता देते पहले। मेम्ब्रेन के 2 फंक्शन यहां पे दे रखे हैं, ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है, बिल्कुल सही कहा। और प्रोटीन आसानी से निकलने के आधार पर, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के हिसाब से, कितने तरह की है? 2 तरह की होती हैं, एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। दोनों सतह पर होती हैं, हाइड्रोफिलिक हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से आंशिक रूप से बरीड है, एम्बेडेड है, धसी है, दफन है। मेम्ब्रेन का फंक्शन इसी से हम सिखा दे रहे तुम्हें डायग्राम से। फोटो खींच लेना, यहां पर नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना, वो सब हमने तुम्हारे लिए बना के रख दिया, रखे बस किताब देख लो।
ये मेम्ब्रेन का फंक्शन हम पहला वाला बताने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा खर्च होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा खर्च होती है। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट जिसमें ऊर्जा खर्च होती है वो क्या है? वो है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जो होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कई तरह की होती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो रास्ता बनाती है उन्हें चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। जो आर पार रास्ता बना रही हो क्या है? चैनल प्रोटीन्स। जैसे तुम्हें हमने बताया है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझाएंगे, वहां पर F0 है जो F0 प्रोटॉन चैनल है, और फिर F1 बताया था जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ा रहे। ये एक चैनल प्रोटीन है, ये रास्ता बनाती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको आर पार कर यहां से चले जाते हैं, पैसेज रास्ता है। ये वाली कैरियर प्रोटीन है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन या तो चैनल के फॉर्म में दिख रही हैं या कैरियर के फॉर्म में भी दिख रही हैं, और भी कई प्रकार होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स है। तो अभी हम मेम्ब्रेन के आर पार, मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताने जा रहे हैं। मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपोर्ट बताने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कितने तरह का है? ट्रांसपोर्ट दो तरह का है। एक कहलाता है पैसिव और दूसरा कहलाता है एक्टिव। किसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती? पैसिव में ऊर्जा खर्च नहीं होती, एक्टिव में ऊर्जा खर्च होती। नो एटीपी और एनर्जी, यहां पर एटीपी खर्च होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन लिपिड बाइलेयर के थ्रू होता है, और ऐसा डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन मदद करती है तो वो है फैसिलिटेटेड। ऐसे डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन मदद करती हैं वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये प्रोटीन की मदद से फैसिलिटेट होता है, प्रोटीन की मदद से चलता है। अब जरा देखना, कोई भी चीज मेम्ब्रेन के आर पार जाएगी तो ग्रेडियंट बनना जरूरी है। ग्रेडियंट का मतलब ये कोई सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ को मेम्ब्रेन को पार करके जाना है। मान लो वो इधर ज्यादा है, मोर कंसंट्रेशन, और इधर वो सबस्ट्रेट सेल के अंदर है। इधर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ये सेल के बाहर का हिस्सा, बीच में मेम्ब्रेन। इधर लेस कंसंट्रेशन है। कोई मान लो पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है जिसकी कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा है और मेम्ब्रेन के अंदर कम है, तो मेम्ब्रेन के आर पार तैयार हो जाएगा एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या तैयार हो गया? मेम्ब्रेन के आर पार तैयार हो गया एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इधर ज्यादा कंसंट्रेशन, इधर कम कंसंट्रेशन, तो मेम्ब्रेन के आर पार क्या तैयार हो गया? एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जरा देखो, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसपे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या जो लवण या फैट में घुल जाते हैं, इधर न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये लिपिड बाइलेयर को पार करके इधर आ जाते हैं। कौन से तरीके के द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन। इसको SD लिख दो, सिंपल डिफ्यूजन। इसको FD लिख दो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर ये आयन है, कोई आयन है या पोलर मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल या नॉन पोलर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, या ये कोई फैट सॉल्युबल है,
तो ये लिपिड लेयर को पार करके अंदर चला आता है। इसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखना, सिंपल डिफ्यूजन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ज्यादा से कम को बोलते हैं अलोंग, क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की ओर, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये लिपिड बाइलेयर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू? लिपिड बाइलेयर के थ्रू हो रहा है, और बिना ऊर्जा को खर्च किए, बिना ऊर्जा को खर्च किए, नो एटीपी। तो सिंपल डिफ्यूजन के 3 पॉइंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, ज्यादा से कम की ओर चलता है, पहला। लिपिड बाइलेयर के थ्रू होता है, दूसरा। और तीसरा, कोई एटीपी या ऊर्जा नहीं चाहिए, पैसिव है, पैसिव। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव है। या तो ये चैनल प्रोटीन की मदद से चलता है, या ये कैरियर प्रोटीन की मदद से होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन मदद करती हैं, कोई भी कर सकती है। चैनल प्रोटीन की मदद से हो सकता है, तो इसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये कैरियर प्रोटीन की मदद से भी हो सकता है, कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये भी अलोंग हो रहा है। अरे एरो देखो, मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ ये भी चलता है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में केवल एक अंतर है बस, ये प्रोटीन की मदद से होता है और ये लिपिड बाइलेयर की मदद से होता है। सिंपल डिफ्यूजन लिपिड बाइलेयर के थ्रू हो रहा है, और फैसिलिटेटेड प्रोटीन की मदद से फैसिलिटेट हो रहा है, मदद दे रही। फैसिलिटेट का मतलब मदद करना। ऐसे डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन मदद कर रही है वो फैसिलिटेटेड है। दोनों अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलते हैं, ज्यादा से कम की तरफ, और दोनों में कोई ऊर्जा नहीं खर्च हो रही। इधर आओ, तीसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा खर्च होती है, और ये नालायक उल्टा चलता है। ये इधर लेस है, इधर मोर है, उल्टा चल रहा है। एरो देखो, ये किधर से किधर हो रहा है? लेस। कौन सा? ये हो रहा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की विपरीत दिशा में चल रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब लो से, लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर जा रहा, उल्टा। जब उल्टा भेजोगे तो क्या देना पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी, धक्का देना पड़ेगा, एटीपी या ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और इसमें भी मदद करती हैं प्रोटीन, चैनल प्रोटीन भी हो सकती हैं, और कैरियर। कुछ आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हैं, इसमें मोस्ट पोलर सब्सटेंस, ज्यादातर जो पोलर सब्सटेंस हैं और आयंस हैं वो तो जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, लेकिन कुछ आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, ऊर्जा को खर्च करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम आउट, ये बताऊंगा आगे अभी। 2 पोटेशियम इन, ये वहां पर है भी, आगे चल के बताऊंगा। तो ऐसी कैरियर प्रोटीन जो ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं उन्हें पंप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। पंप एक तरह की प्रोटीन है, ऊर्जा की मदद से आयंस का ट्रांसपोर्ट करती है। तो सोडियम पोटेशियम पंप, पंप का मतलब प्रोटीन, सोडियम पोटेशियम को का ट्रांसपोर्ट कराने वाली प्रोटीन, सोडियम पोटेशियम पंप। चलो बताओ कितने तरह का ट्रांसपोर्ट दिख रहा है? 2 तरह का, पैसिव और एक्टिव। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव में आते हैं, कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तुम्हारा, इसमें एटीपी खर्च होता है। अब जरा बताओ कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और जो प्रोटीन की मदद से चल रहा है? फैसिलिटेटेड है। फैसिलिटेटेड में मदद करती हैं प्रोटीन, चैनल प्रोटीन भी हो सकती हैं, कैरियर भी हो सकती हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है या अगेंस्ट? अगेंस्ट, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, और इसमें एटीपी खर्च होता है। एटीपी, सोडियम पोटेशियम पंप किसके अंतर्गत आएगा? एक्टिव। मोस्ट पोलर सब्सटेंसेस और आयंस किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? फैसिलिटेटेड। ज्यादातर चार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते। और लेकिन कुछ आयंस जैसे सोडियम पोटेशियम
वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं ऊर्जा को खर्च करके। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल वो चले जाएंगे इधर, फैटी एसिड वगैरह होगा तो घुल के चला जाएगा। फैट सॉल्युबल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसपे कोई चार्ज नहीं, नॉन पोलर है, वो सिंपल डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन को पार करके जा सकते हैं लिपिड लेयर के थ्रू। किसके थ्रू? फोटो ले लो चलो। पढ़ लेते हैं मेम्ब्रेन का फंक्शन। एक पढ़ लिया, ऑस्मोसिस थोड़ा सा है वही बता, हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स। मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को जिनका ये चयन कर लेती है उन्हीं को ही अंदर ले जाती है। सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते। जिन मॉलिक्यूल्स को ये सेलेक्ट कर लेती है उनको ही अंदर ले जाती है। जैसे इसने सोडियम पोटेशियम को सेलेक्ट कर लिया, उनको ले जा रही, मैग्नीशियम को नहीं ले जा रही, तो ये सेलेक्टिवली हो गई। क्या हो गई? सेलेक्टिवली। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? Many molecules can move briefly across the membrane. कुछ मॉलिक्यूल्स थोड़ी मात्रा में मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बिना ऊर्जा खर्च किए, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। Many molecules can move briefly, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं थोड़ी मात्रा में, ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन को पार करके जाते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बिना ऊर्जा की मदद से, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसपे कोई चार्ज नहीं है या फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वो मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं, मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। और सिंपल डिफ्यूजन कैसे चलता है? अलोंग कंसंट्रेशन। अलोंग का मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। अगर सॉल्वेंट का केवल डिफ्यूजन हो रहा है तो ये ऑस्मोसिस है, यहीं पे बता दे रहे हैं ऑस्मोसिस। चलो अभी बताते हैं दूसरा फंक्शन, पहले इधर देखो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को पार नहीं कर पाते, तो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जा पाएंगे। पोलर मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज है वो, और आयंस वगैरह हैं जिन पे चार्ज होता है, वो लिपिड लेयर के आर पार नहीं जा सकते क्योंकि लिपिड लेयर नॉन पोलर है। अरे केमिस्ट्री में कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में घुल जाती हैं। पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दोनों अलग अलग नेचर हो गया, तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर लिपिड लेयर को पार नहीं कर पाते हैं। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट। इनको मेम्ब्रेन की कैरियर प्रोटीन चाहिए इस ट्रांसपोर्ट को मदद करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ही मेम्ब्रेन के आर पार। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। पोलर मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज है या आयंस है, जो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को पार नहीं कर पा रहे हैं, दे रिक्वायर अ कैरियर, और कैरियर भी हो सकता है, चैनल भी हो सकता, दे रिक्वायर अ कैरियर और चैनल प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के आर पार जाना है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाना है, तो इसको फैसिलिटेट यानी मदद करती हैं कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन भी है। इसको हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो, फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उल्टा जाते हैं। अगेंस्ट का मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, उल्टा चलते हैं। सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड। ऐसे ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा खर्च होती है जो एटीपी से आती है, एटीपी खर्च होता है, यहां पे यूटिलाइज होता है।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट किनका होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। पंप का मतलब वो प्रोटीन जो ऊर्जा की मदद से काम करती हैं, उन्हें पंप कहते हैं। तो कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और प्रोटीन्स की हेल्प से होता है? फैसिलिटेटेड। कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो लिपिड बाइलेयर के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट एक्टिव है। मोस्ट पोलर और आयंस का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड है। न्यूट्रल सॉल्यूट या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और फैट सॉल्युबल सिंपल डिफ्यूजन से जाएंगे आर पार। अक्रॉस द मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के आर पार। क्लियर हुआ? इसमें समय जरूर लगा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। जरा सा रह गया ऑस्मोसिस, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट या वाटर मूव करता है। ऑस्मोसिस में केवल कौन मूव करता है? ऑस्मोसिस केवल मूवमेंट है वाटर या सॉल्वेंट का, सॉल्यूट मूव नहीं करता। तो ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या है? इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। लेकिन इसके लिए मेम्ब्रेन चाहिए। ऑस्मोसिस के लिए ऑस्मोसिस इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के आर पार मेम्ब्रेन होना जरूरी है ऑस्मोसिस के लिए, वरना ये सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। ऑस्मोसिस ऐसा डिफ्यूजन है जो मेम्ब्रेन के आर पार, तभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है ये। तो इसके लिए मेम्ब्रेन चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए। तो ऑस्मोसिस इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब दैट इज फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब हाइपोटोनिक टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन यानी हाइपरटोनिक। अब तुम कहोगे तो उल्टा लिख दिया, उल्टा नहीं लिखा। ऑस्मोसिस किस चीज का विसरण है? ऑस्मोसिस किस चीज का डिफ्यूजन है? वाटर यानी सॉल्वेंट। मॉलिक्यूल्स का तो अलग पढ़ लिया हमने ट्रांसपोर्ट में, ये वाटर का डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है वाटर या सॉल्वेंट का मेम्ब्रेन के आर पार अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब पानी अपनी अधिक सांद्रता से, इट्स का मतलब वाटर है, पानी अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाता है। पानी अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाता है। वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा पानी होता है, मोर वाटर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मोर वाटर और हाइपर में लेस वाटर होता है। तो पानी का मूवमेंट हमेशा हाइपो से हाइपर होता है। अपनी ज्यादा सांद्रता से पानी अपनी कम सांद्रता की ओर जाता है, यानी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल वॉल। नहीं, यहां पर वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, सॉल्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखो, बाद जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये है बीकर, ले लो। अब इसमें तुमने बीच में मेम्ब्रेन लगा दिया। इसमें बीकर में तुमने क्या लगा दिया? मेम्ब्रेन लगा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, तुम अंडे से निकाल लो। अंडा क्या करो? अंडे को रख दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, HCl में रख दो, उसका कवच घुल जाएगा। उसका जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसी के नीचे होती मेम्ब्रेन। या गोट्स का ब्लैडर ले लो, बकरे का मूत्राशय, उसकी झिल्ली ले लो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। इधर आओ, इधर तुमने क्या किया? इधर लिया तुमने इधर लिया तुमने, इधर लिया हाइपोटोनिक। चलो, हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस सॉल्यूट। तुम्हारी बात कह रहा हूं, तुम सोच रहे हो सही हो गया, लेस सॉल्यूट है तो इसलिए हाइपो हो गया। सॉल्यूट के संदर्भ में हाइपो शब्द आ गया।
लेस सॉल्यूट लेकिन मोर वाटर। क्या है? मोर वाटर। ये इधर है हाइपरटोनिक। अरे भैया इसको हाइपरटोनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पड़ोस वाला क्या है? पड़ोस वाला हाइपो है, इसीलिए हाइपर है ये। पड़ोस वाला हाइपो है, ये हाइपर है। तो हाइपो और हाइपर टर्म रिलेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? ये हाइपर क्यों है? क्योंकि पड़ोस वाला क्या है? हाइपो है। ऐसे हाइपर अकेले नहीं बोल सकते किसी चीज को, दोनों रिलेटिव शब्द होते हैं। हाइपर के अंदर मोर सल्यूट है। क्या है? मोर सल्यूट और लेस वाटर। ये शब्द वाकई जो तो इसने कहा कि ये यहां पर ये सल्यूट के संदर्भ में लिया गया है, लेकिन ऑस्मोसिस में सल्यूट मूव करता ही नहीं है। यहां कौन मूव करता है? सॉल्वेंट मूव करता है। सॉल्वेंट मूव करता तो हमें सॉल्वेंट को ही देखना है। तो सॉल्वेंट के संदर्भ में यह हाइपोटोनिक, जिसमें ज्यादा वाटर है, वो हाइपो है। सॉल्वेंट चूंकि मूव कर रहा है तो हाइपोटोनिक का मतलब मोर वाटर। वाटर को देखो, अर्जुन की नजर कहां? चिड़िया मछली की आंख पर। इधर देखो, हाइपोटोनिक क्यों है? क्योंकि इसमें ज्यादा पानी है, क्योंकि पानी का मूवमेंट देख रहे हैं हम। और ये हाइपरटोनिक क्यों है? क्योंकि इसमें कम पानी है। क्योंकि ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट है? वाटर का। अब देखो एक चीज और बता रहे हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक तक नहीं, तलक जाएगी। इधर देखो, अब इधर क्या होगा? तुम ये कहोगे इधर से इधर पानी जा रहा है, क्या इधर से इधर नहीं आएगा? इधर से इधर भी आएगा। अब लो बताओ, अब तो बात ही खराब हो गई। पानी का जो नेट मूवमेंट होगा, थोड़ा इधर से इधर भी जाएगा, इधर से इधर, लेकिन ज्यादा इधर से इधर जाएगा। तो नेट मूवमेंट क्या होगा? नेट मूवमेंट हाइपो से हाइपर होगा। नेट मूवमेंट हाइपो से हाइपर होगा। दोनों तरफ पानी चलेगा, लेकिन पानी चलेगा ज्यादा किधर? हाइपो से हाइपर। कहानी बहुत लंबी, इसलिए यही रोक दो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा और हम जहां वहां तक पहुंचे ना पाएंगे जहां तक सोच के आए थे। हो गया? चलो, समझ गए ना? फोटो वोटो लेना है, समझ गए तो बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर हम लोग पानी के संदर्भ में यूज कर रहे हैं हाइपो और हाइपर। सब भूल जाओ। ऑस्मोसिस में एक बात ध्यान रखना, कभी ना बोलना हाइपो टू हाइपर। हाइपो टू हाइपो का मतलब ज्यादा पानी और हाइपर का मतलब कम पानी, ये भी ध्यान रखना। सल्यूट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सेल वॉल। सेल वॉल पर आते हैं। प्लांट सेल के चारों तरफ पाई जाती है। इट इज ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। ये डेड होती है, नॉन लिविंग कह लो। नॉन लिविंग डेड में थोड़ा बहुत अंतर होता है शब्दों में, तुम्हें जाने की चक्कर नहीं है। अरे जो लिविंग था बाद में मर गया तो वो डेड हो गया। नॉन लिविंग पहले से ही नॉन लिविंग है, शुरू से ही मरा हुआ है। ये नॉन लिविंग या रिजिड स्ट्रक्चर, दृढ़ रहता है। नॉन लिविंग होता है सेल वॉल, और ये रिजिड है, दृढ़ होती है। तो ये निश्चित आकार देगी। दृढ़ है तो निश्चित, ये मजबूत होती है, रिजिड होती है। इट प्रोवाइड्स ए डेफिनेट शेप। फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है फंजाई में और प्लांट्स में। फंजाई में सेल वॉल मेनली काइटिन की बनी है और प्लांट में मेनली सेल्यूलोज की। प्लांट में मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के अलावा भी होता है, मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है, फंजाई के चारों तरफ भी है और प्लांट्स। फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनी है? फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। एक्सेप्शन है कुछ एक आध, वो हमने बता भी दिया था। क्लास oomaicids में नहीं होती। oomaicids के फंजाई जैसे एल्ब्यूगो है, उसमें काइटिन एकदम नहीं होता। oomaicids के फंजाई जो कि फाइकोमाइसिड्स के अंतर्गत आता है, फाइकोमाइसिड्स के अंतर्गत oomaicids आता है, इसमें एल्ब्यूगो आता है, जिससे बीमारी होती है सरसों में व्हाइट रस, उसकी सेल वॉल में काइटिन नहीं होता। क्लास oomaicids के मेंबर्स में, जिन्हें एग फंजाई भी कहते हैं, oomaicids को एग फंजाई, उनकी सेल वॉल में काइटिन नहीं होता। वो प्योरली फंगल सेल्यूलोज की बनी होती, पॉलीसेकेराइड की, फंगल सेल्यूलोज की होती। ये सब वहां हम डिस्कस कर चुके हैं उधर, अब यहां नहीं। लेकिन ज्यादातर फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है, ज्यादातर फंजाई की सेल वॉल काइटिन। सेल वॉल गिव्स शेप टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को शेप देती है।
एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल वॉल जो होती है ये प्लांट सेल को शेप देती है, निश्चित आकार, क्योंकि रिजिड होती है। एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, सेल को चोट से बचाती है, मैकेनिकल डैमेज चोट वगैरह नहीं लगती। और इन्फेक्शन से बचाती, संक्रमण से, क्योंकि नॉन लिविंग है। कैसी है? अरे भैया हमारी स्किन कैसी है? नॉन लिविंग है। हमारी स्किन कैसी है? डेड है। तो हमको संक्रमण से बचा रही है। बैक्टीरिया वगैरह कहां पर हमारी बॉडी में प्रवेश कर पाते हैं यहां से। तो वैसी सेल वॉल है, नॉन लिविंग होने की वजह से चोट लगने से बचाती है, चोट नहीं लगती तेज। नॉन लिविंग होने से, चोट लगने से, मैकेनिकल डैमेज और संक्रमण से बचा रही है, किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होता। तो सेल वॉल रिजिड होने की वजह से शेप देती है और सेल की सुरक्षा करती है मैकेनिकल डैमेज और इंफेक्शन से। ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। दो प्लांट सेल की सेल वॉल में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में जा सकता है और दूसरी का पहली में आ सकता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए दो प्लांट सेल आपस में जुड़ी होती हैं, इन्हें कहते हैं सेल टू सेल कनेक्शन। सेल वॉल वहां से गायब हो जाती है जहां पे प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा सेल वॉल पे पाए जाते हैं, एक तरह की कैनाल से, नहरें हैं। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में चला जाता है इन्हीं प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। तो प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं सेल टू सेल कनेक्शंस। इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। सेल के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जाने से रोकती है। सेल वॉल सेल वॉल होती तो परमिएबल है, सेल वॉल परमिएबल होती पारगम्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन सेल वॉल परमिएबल है। छोटे मॉलिक्यूल्स तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन बड़े वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं जाने देती, उनके लिए बैरियर है, बाधा है। तो और जिसकी सेल को जरूरत भी नहीं है, अनडिजायरेबल है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल जिनकी सेल को कोई जरूरत नहीं है, अनडिजायरेबल है, उनके लिए बाधा की तरह काम करती, बैरियर है ये। सेल वॉल ऑफ एल्गी। एल्गी की सेल वॉल किस चीज की बनी है? एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज, यहां पर एल्गी में ग्रीन एल्गी समझना, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है। एल्गी में कौन सी एल्गी की बात कर रहा है? हरी एल्गी, हरी शैवाल। ये सेल्यूलोज और गैलेक्टेंस और सेल्यूलोज की बनी है। साथ ही साथ गैलेक्टेंस और मैग्नेस शुगर्स भी होती हैं। और कुछ एल्गी की सेल वॉल में मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें कारा में मिलते हैं, चारा या कारा। कारा की सेल वॉल में, कारा ग्रीन एल्गी, उसकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जब कारा को हम लोग छूते थे तो उसमें लगता था छोटे छोटे पत्थर हैं। कारा का नाम स्टोन वर्ड भी रखा गया, स्टोन वर्ड, क्योंकि इसकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ठीक हो। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किस चीज की बनी है? सेल्यूलोज। साथ ही साथ इनमें दो शुगर और होती हैं, गैलेक्टेंस और मैग्नेस। गैलेक्टेंस और मैग्नेस शुगर भी होती हैं। और कुछ ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, जैसे कारा की सेल वॉल में। इसीलिए कारा का नाम पड़ गया स्टोन वर्ड। ये पथरीली एल्गी होती है, इसको छुओ तो लगता है इसकी सेल वॉल में पत्थर पत्थर है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। सेल वॉल इन फंजाई। फंजाई में याद कर लेना मेनली किसकी बनी है? मेनली काइटिन। सेल वॉल मेनली काइटिन। बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन, मेनली काइटिन। हायर प्लांट में आ जाओ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हायर प्लांट में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की, मेनली सेल्यूलोज की बनी है। साथ में हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स भी होती हैं। हायर एंजियोस्पर्म की सेल वॉल, एंजियो जिम्नोस्पर्म की सेल वॉल हायर प्लांट से, इनमें सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स, ये चारों होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्यूलोज होता है। तो इतना ही एनसीईआरटी ने दिया, उतना ही तुम पढ़ो। सेल वॉल लिविंग है या डेड है? सेल वॉल लिविंग है, नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। और रिजिड है। रिजिड होने से क्या फायदा है? डेफिनेट शेप देती है, निश्चित आकार देती है। नॉन लिविंग होने की वजह से फायदा है, मैकेनिकल डैमेज से और इंफेक्शन से बचा रही है। दो प्लांट की सेल वॉल पे पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन कराती है, एक सेल का संपर्क दूसरी सेल से कराती है
प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से। सेल वॉल पे होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये बड़े बड़े अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तो नहीं जाने देती, वैसे तो परमिएबल होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं आर पार, दोनों तरफ परमिएबल होती है, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर है। एल्गी, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, साथ ही साथ गैलेक्टेंस और मैग्नीज शुगर है, और कुछ ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, जैसे कारा की सेल वॉल में। हायर प्लांट जिम्नो और एंजियोस्पर्म की सेल वॉल में सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, पैक्टिन्स है और प्रोटीन, मेनली सेल्यूलोज है, बाकी सारी चीजें भी होती है। अब देखो हम बनाने जा रहे हैं इसको। हो गया। सेल वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं? सेल वॉल में 2 लेयर होती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अब हम एक डायग्राम बना रहे, तुम फोटो खींच लेना बस, बिल्कुल बढ़िया सा डायग्राम। एक सेल वॉल में कितनी लेयर है? सेल वॉल में 2 लेयर होती है। सेल वॉल के अंदर 2 लेयर पाई जाती हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। सेल वॉल में 2 लेयर है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अब इधर देखो, ये है एक सेल, ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है। अभी रुक जाना, फोटो लेना बाद में। ये दूसरी प्लांट सेल। 2 प्लांट सेल आपस में चिपकी रहती है मिडिल लेमेला से। किससे चिपकी रहती है? मिडिल लेमेला सेल वॉल की लेयर नहीं है, ये है मिडिल लेमेला, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, रुके रहो। प्लाज्मोडेस्मेटा भी दिखा दें साथ ही साथ। अब देखो, 2 सेल आपस में चिपकी रहती हैं प्लाज्मोडेस्मेटा से, चिपकी रहती मिडिल लेमेला से, नॉट प्लाज्मोडेस्मेटा। 2 सेल के बीच में पाई जाती है मिडिल लेमेला, ये है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला पड़ोस की 2 कोशिकाओं को पकड़े रहती है, 2 प्लांट सेल को पकड़े हुए हैं। पके हुए फल सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? मिडिल लेमेला घुल जाती है। मिडिल लेमेला जब घुल जाती है एंजाइम्स की वजह से, तो सेल्स अलग अलग हो जाती हैं और पके हुए फल सॉफ्ट हो जाते हैं। 2 प्लांट सेल को पकड़े रहती है कौन? नेबरिंग सेल्स को होल्ड किए हुए है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला एक तरह का ग्लू है, ग्लू, एक तरह का सीमेंट है, सीमेंट, जो 2 प्लांट सेल को जोड़ रहा है, 2 प्लांट सेल को जोड़ रहा है। पके हुए फल सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मिडिल लेमेला डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। जब मिडिल लेमेला घुल जाती है तो सेल्स अलग अलग हो जाएंगी और पके हुए फल सॉफ्ट हो जाते हैं। अब आता है सेल वॉल में 2 लेयर होती हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल ऊपर है और ये है इसके नीचे सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के नीचे सेकेंडरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल है, इसके नीचे सेकेंडरी वॉल इस वाली सेल की है। तो अब देखो, ये वाली तो हो गई जो सबसे बाहर है, ये है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के नीचे ये वाली है सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल की 2 लेयर्स हो गई। कौन कौन सी 2 लेयर्स हो गई? प्राइमरी वॉल और, अरे भैया ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, और अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे मतलब नहीं, वो सेल वॉल की थोड़ी ना लेयर है। फिर अंदर मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मोडेस्मेटा, ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो एक सेल से कुछ चीजें इधर उधर जा सकती हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा सेल टू सेल कनेक्शन है। एक प्लांट सेल से कोई चीज को इधर जाना, इधर चली जाएगी,
और किसी को इधर आना तो इधर आ जाएगी। सेल टू सेल कनेक्शंस होते हैं। अब जरा देखना, सबसे बाहर है प्राइमरी वॉल, उसके अंदर है सेकेंडरी वॉल। दो सेल्स के बीच में है मिडिल लैमेला, इसको तो अलग से पढ़ लेना। मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स की बनी होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स, इनको पैक्टिन्स भी कह सकते हो, पैक्टिन्स के सॉल्ट पैक्टेट्स। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स की बनी होती मिडिल लैमेला। दो पड़ोस की कोशिकाओं को पकड़े रहती तो एक तरह का ग्लू है या सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंट जैसा है, दो प्लांट सेल को जोड़े है। पके हुए फल सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मिडिल लैमेला घुल जाती है, सेल्स अलग अलग हो जाती हैं और वो मुलायम हो जाते हैं फल। वो तो अलग हो गया। मिडिल लैमेला बनी किस चीज की? आ चुका सवाल। कैल्शियम एनसीईआरटी ने दे रखा, तो मैग्नीशियम भी लिख लो, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स की बनी है। चलो अब सेल वॉल आते हैं। सेल वॉल में दो लेयर है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल यंग सेल में केवल प्राइमरी वॉल होती है। अगर सेल यंग है तो उसमें कौन सी वॉल होगी? केवल यंग सेल में ओनली प्राइमरी वॉल, ओनली प्राइमरी वॉल। यंग सेल में केवल प्राइमरी, सेकेंडरी होती ही नहीं है। प्राइमरी वॉल में ही ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ होती है इसके अंदर, ये छोटी से बड़ी हो जाती है, प्राइमरी वॉल में ही ग्रोथ होती है। लेकिन प्राइमरी वॉल कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड है। कैसी है? शॉर्ट लिव्ड होती है। तो प्राइमरी वॉल के लिए तीन बातें याद करो। प्राइमरी वॉल केवल यंग सेल्स में नजर आती है, इसमें ग्रोथ होती है, इसमें ग्रोथ होती है और ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाती, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती। और प्राइमरी वॉल के जस्ट नीचे एक पूरी लेयर के रूप में बन जाती है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के जस्ट नीचे एक लेयर के रूप में बन जाती है सेकेंडरी वॉल। लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन सब सेकेंडरी वॉल में जमा होते हैं। सब कहां जमा होंगे? सेकेंडरी। प्राइमरी तो है ही नहीं। यंग सेल, जब सेल छोटी थी तो कौन सी वॉल थी? प्राइमरी वॉल। अब सेल छोटी से बड़ी हो गई, क्योंकि प्राइमरी वॉल में ग्रोथ है तो सेल छोटी से बड़ी हो गई। लेकिन प्राइमरी वॉल गायब हो गई बड़ी होने के बाद। जब सेल पूरी तरीके से बड़ी हो गई तो प्राइमरी वॉल गायब हो गई और प्राइमरी वॉल के जस्ट नीचे पूरी लेयर के रूप में बन जाती है सेकेंडरी वॉल। जब सेकेंडरी वॉल होगी तो सेल मैच्योर हो चुकी है, उसमें प्राइमरी वॉल नहीं होती। जो भी डिपोजिशन होना है, पैक्टिन है, लिग्निन है, सुबेरिन, वो सब सेकेंडरी वॉल में ही होता है। ये सब आगे है, ले लो फोटो। सेल वॉल और मिडिल लैमेला यहां से टूटे हुए हैं और वहां बन जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जहां पे सेल वॉल और मिडिल लैमेला गायब हो गए हैं, वहां पे कौन से कनेक्शन बन गए हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बन जाते हैं। चलो बस पढ़ लेते हैं। यंग प्लांट सेल हैज ओनली प्राइमरी वॉल। यंग प्लांट सेल में केवल प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी वॉल में ही ग्रोथ होती है। तो एक छोटी सेल बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई। विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। प्राइमरी वॉल क्या होती है? जब सेल छोटी से बड़ी हो रही है तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे डिमिनिश, गायब हो जाती है। एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर हो रही है, प्राइमरी वॉल धीरे धीरे गायब हो जाती है। एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड। सेकेंडरी वॉल अंदर की ओर बन जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे बनी है, देख लो डायग्राम में। तो एक सेकेंडरी वॉल प्राइमरी के नीचे बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ठीक। मिडिल लैमेला क्या है? इट इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इट होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये पड़ोसी कोशिकाओं को चिपकाए रखती है, ये पड़ोस की कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखती है, क्योंकि ये ग्लू है,
होल्ड यानी पकड़े रहती है, ये पड़ोस की कोशिकाओं को पकड़े रहती है, ग्लू जैसी है, दो कोशिकाओं के बीच में ग्लू या सीमेंट जैसा है। सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला में बी ट्रेवर्स्ड, सेल वॉल और मिडिल लेमेला बीच बीच में से गायब होते हैं, टूटे होते हैं, उनके बीच से क्या गुजर रहे हैं? गुजरते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल वॉल और मिडिल लेमेला के बीच से गुजरते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा है, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, जो पड़ोस की दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं। एक सेल का साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए दूसरी सेल में और दूसरी का प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए पहली सेल में आ सकता है। तो सेल वॉल और मिडिल लेमेला ट्रेवर्स्ड हैं बाय द प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल वॉल और मिडिल लेमेला कुछ जगह पे गायब हैं और वहां से गुजर रहे हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, जो पड़ोस की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ने में का कार्य करते हैं। कौन सी सेल वॉल में कितनी लेयर हैं? दो लेयर हैं, प्राइमरी वॉल और कौन सी वॉल में ग्रोथ है? कौन सी वॉल यंग सेल्स में है? कौन सी वॉल ग्रेजुअली डिमिनिशेस शॉर्ट लिव्ड है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के नीचे की तरफ एक पूरी लेयर के रूप में बनती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल किसके करीब में बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पड़ोस में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पड़ोस में डायग्राम में देखना, सेल वॉल और मिडिल लेमेला ट्रेवर्स्ड हैं, कुछ जगह पे गायब है, वहां पर कुछ कैनाल्स बन गई हैं, उन कैनाल्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करते हैं। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए जा सकता है।